नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों को याद किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और आम नागरिक भी मौजूद थे, जिन्होंने गांधी जी के विचारों और उनके जीवन दर्शन को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बापू वाटिका परिसर में शांत और श्रद्धापूर्ण वातावरण था। राज्यपाल संतोष गंगवार ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और देशभक्ति के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी हमारे जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भी बापू को याद किया। उन्होंने महात्मा गांधी की सादगी और उनके जीवन के उच्च आदर्शों की ओर ध्यान आकर्षित किया। राज्यपाल ने उपस्थित लोगों से कहा कि वे बच्चों और युवाओं को भी गांधी जी के विचारों से अवगत कराएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों को समझें और उनका पालन करें। इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी के चित्र और प्रतिमा के सामने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा कुछ लोग गांधी जी के विचारों और उनके संदेशों को पढ़ते और सुनते भी नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बापू वाटिका में सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया था। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे भी उपस्थित रहीं। जमशेदपुर में एनकाउंटर, बिहार के 3 अपराधियों को दौड़ाकर गोली मारी। कैरव गांधी अपहरण कांड में मुठभेड़, कांस्टेबल की कार्बाइन छीनकर फायरिंग करने लगे बदमाश। जमशेदपुर में उद्योगपति के बेटे कैरव गांधी अपहरण कांड से जुड़े बिहार के अपराधियों के साथ गुरुवार रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल बाल बचे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधियों के पैर में गोली मारी। फिलहाल तीनों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिटी SP कुमार शिवाशीष के अनुसार तीनों बिहार के गया और नालंदा जिले के रहने वाले हैं। घायल अपराधियों की पहचान गुड्डू सिंह, मोहम्मद इमरान और रमीज राजा के रूप में हुई है। हथियार बरामदगी के लिए इन्हें लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक कांस्टेबल से कार्बाइन छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद उनके पैर में गोली मारी गई। मुठभेड़ में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई। सिटी SP ने बताया कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस देर रात हथियार बरामद करने पहुंची थी। अपराधियों के बताए लोकेशन से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसी दौरान अपराधियों ने मौके का फायदा उठाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। बगोदर में युवती की मिली अधजली लाश, मृतका की पहचान में जुटी पुलिस। शव 2 दिन पुराना होने की आशंका, की गई क्षेत्र की घेराबंदी। गिरिडीह जिले के बागोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बको के बंगाली टोला गांव में एक युवती का अधजला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही बागोदर थाना की पुलिस टीम भारी संख्या में जवानों के साथ मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों ने गांव के पास एक युवती का अधजला शव देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शव आंशिक रूप से जला हुआ है। मृतका की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शव 1 से 2 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवती की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। घटना के बाद एहतियातन घटनास्थल पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ न हो सके। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड में 3 से 4 फरवरी को बारिश की संभावना, कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर। झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। गर्म कपड़ों से दूरी बना रहे लोगों को जल्द ही अच्छी खासी ठंड महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को कई जिलों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी और लोगों को ठंड महसूस होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद तीनों दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। बीते कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि के बाद लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। पिछले 24 घंटे में झारखंड के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की वजह से लोग बिना गर्म कपड़े के ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन ठंड एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार समेत निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि शेष हिस्सा शुष्क रहेगा। वहीं सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। 4 फरवरी को
राज्य के पश्चिमी और सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि शेष हिस्सा शुष्क रहेगा। वहीं सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। हाथियों के झुंड ने रामगढ़ में उत्पात मचाया। आलू, लहसुन, गन्ना समेत कई फसलों को किया बर्बाद। ग्रामीणों में दहशत। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। कांकेबार से लगभग 1 किलोमीटर दूर कंडेर में हाथियों ने आलू, लहसुन, गन्ना सहित कई फसलों को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि 18 हाथियों का यह झुंड इन दिनों लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण रात भर जागकर अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाथी रात में खेतों तक पहुंचकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीण दहशत में है और लगातार वन विभाग से इसकी शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में अब तक हाथियों के झुंड ने 6 लोगों की जान ले ली है। बीती रात जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनमें संजय महतो, मेघनाथ महतो, भुवनेश्वर मुंडा, ललन महतो, तुलसी महतो, सहजनाथ महतो और महेश महतो शामिल हैं। हाथियों ने रामगढ़ प्रखंड के दोहा खातू क्षेत्र, वनखेता, सियोर, चूटूपालू के साथ साथ पतरातू प्रखंड के सीहोर, कच्चू, दागदा के आसपास के गांवों में भी अपना डेरा जमाया हुआ है। इन हाथियों के आतंक से ग्रामीण प्रभावित हैं और कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। गोड्डा में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। 4 अपराधी मोबाइल और नकदी के साथ गिरफ्तार। देवडांड थाना क्षेत्र के ग्राम परगोढ़ी में सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर 4 संदिग्ध साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर पेट्रोलिंग टीम ने चिन्हित स्थान पर छापा मारा, जहां एक पेड़ के नीचे ये चारों संदिग्ध बैठे थे, जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे। इसके बाद हथियारबंद बलों की मदद से उन चारों संदिग्धों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया, जिन्होंने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम क्रमशः राकेश कुमार उम्र 21, अजय केवट उम्र 22, नीतीश कुमार मंडल उम्र 29 और निरंजन मंडल उम्र 26 बताए हैं। गिरफ्तार लड़कों का संबंध गोड्डा और दुमका जिले से है। खुले में शौच पर जुर्माना, सवाल बरकरार, जाएं तो जाएं कहां। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर खुले में शौच करने वालों से जुर्माना वसूल रहा है। निगम का कहना है कि खुले में शौच से शहर में गंदगी फैलती है और इसे रोकना जरूरी है, लेकिन जब इस मुद्दे पर आम लोगों से बात की गई तो सबका एक ही सवाल है, अगर खुले में ना जाएं तो जाएं कहां। लोगों का कहना है कि नगर निगम के जो सार्वजनिक शौचालय बने उनकी हालत बेहद खराब है। कहीं सफाई नहीं होती, कहीं पानी नहीं है, कई जगह दरवाजे टूटे हुए हैं और बदबू इतनी तेज है कि पास से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शौचालय की संख्या भी ना के बराबर है। ऐसे में जनता पूछ रही है, गलती हमारी है या व्यवस्था की। इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। रांची में शौचालयों की कमी और खराब हालत को लेकर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम से कहा है कि अब राजधानी में जो भी शौचालय बनाए जाएं, उनका साइज पहले से बड़ा हो और उसमें रोशनदान की सही व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही लोगों को शौचालय के इस्तेमाल को लेकर जागरूक करना भी जरूरी बताया गया। पलामू में दामाद ने की ससुर की हत्या, चाकू से किया हमला, पत्नी और साली गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार। 3 साल पहले हुई थी शादी। पलामू में एक दामाद ने अपने ससुराल वालों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में ससुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि आरोपी की पत्नी साली गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गुरुवार रात छतरपुर थाना क्षेत्र के लठैया के गम्हरिया गांव की है। मृतक की पहचान सुनील यादव के रूप में की गई है। आरोपी लवकुश यादव फरार है। वो बाहर से काम कर कल ही जपला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था। यहां से सीधे ससुराल आया और पत्नी को अपने घर ले जाने को लेकर उससे झगड़ने लगा। चाकू से उस पर हमला भी कर दिया। ससुर सुनील यादव ने दामाद को रोकना चाहा, लेकिन आरोपी ने उनके पेट में चाकू मार दिया। बीच बचाव में आई साली पर भी चाकू से हमला किया और मौके से भाग निकला। हैदरनगर थाना क्षेत्र के सोबा बरेवा निवासी लवकुश यादव की शादी 3 साल पहले गम्हरिया गांव के सुनील यादव की बेटी रीता देवी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ गए थे। लवकुश दूसरे राज्य में काम करता था, जबकि रीता अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ मायके में रह रही थी। जानकारी के अनुसार लवकुश यादव गुरुवार रात अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए ससुराल गम्हरिया गांव आया था। पत्नी रीता देवी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर लवकुश ने चाकू से रीता पर हमला कर दिया। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज, संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी गलियारे में चहल पहल बढ़ गई है। देवघर जिले में भी चुनावी तैयारियां अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने
जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। मेयर पद के संभावित उम्मीदवार बाबा बलियासे का कहना है कि वे वर्षों से लगातार जनता के बीच रहकर सेवा करते आ रहे हैं। चाहे कोरोना काल रहा हो या सामान्य दिन, उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद को प्राथमिकता दी है। समाज सेवा को वे अपने परिवार की परंपरा बताते हैं। बाबा बलियास का दावा है कि जनता उनके कार्यों से भली भांति परिचित है और यही विश्वास चुनाव परिणामों में दिखाई देगा। वहीं मेयर पद के दूसरे संभावित प्रत्याशी सूरज झा का कहना है कि वे चुनाव से पहले भी समाज सेवी के रूप में लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। सूरज झा ने कहा है कि यदि जनता उन्हें मेयर बनने का अवसर देती है तो शहर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पेयजल संकट का समाधान और स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने मेयर बनने के बाद हर वार्ड में पुस्तकालय, बच्चों के लिए खेल मैदान, बुजुर्गों के घूमने के लिए पार्क और सड़कों पर सोलर लाइट लगाने की भी बात कही। धनबाद के तोपचाची में रेलवे लाइन पर अज्ञात युवक की मिली लाश, ट्रैक पार करने के दौरान हादसे की आशंका। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र अंतर्गत खेसमी स्थित पीएनएम कॉलेज के पास रेलवे लाइन पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ था, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि युवक ट्रेन से गिर गया होगा। घटना इतनी गंभीर थी कि युवक के शरीर के कई हिस्से कटकर अलग हो गए। मौके पर तोपचाची पुलिस के साथ साथ कोमो, आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल की टीम भी पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के SNMMCH भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। JLKM की प्रत्याशी आयशा क्यों चर्चा में है? यूपी और छत्तीसगढ़ में भी किन्नर रह चुकी हैं मेयर। झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर पहचान बना चुकी आयशा सिंह ने विधायक जयराम महतो के समक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। उनके पार्टी में शामिल होने से JLKM को न केवल नया चेहरा मिला है, बल्कि सामाजिक समावेशन का मजबूत संदेश भी गया है। पार्टी में शामिल होते ही आयशा ने कहा है कि वह आगामी मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए JLKM समर्थित प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। आयशा सिंह ने कहा है कि उनका लक्ष्य मेदिनीनगर को एक स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर बनाना है, जहां हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा है कि JLKM और जयराम महतो के नेतृत्व में उन्हें आम लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने का मंच मिला है। रांची में दिखा एंटी क्राइम और ट्रैफिक चेकिंग का असर, हेलमेट और स्पीड ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एंटी क्राइम और ट्रैफिक चेकिंग अभियान का असर अब दिन में भी साफ देखने को मिल रहा है। अभियान के दौरान यातायात थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे और हेलमेट, लाइसेंस और स्पीड ड्राइविंग जैसी उल्लंघन गतिविधियों पर सख्त नजर रखी। जानकारी के अनुसार यह चेकिंग रांची के मेन रोड से शुरू की गई। अभियान के दौरान अब तक 2 दर्जन से अधिक स्कूटी और मोटरसाइकिल चालकों का चालान काटा गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शादी से पहले सच छुपाया तो विवाह अमान्य, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि शादी से पहले पति द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए जाते हैं और पत्नी की सहमति धोखे से ली जाती है तो ऐसा विवाह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं माना जा सकता। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस स्थिति में विवाह को शून्य घोषित करना पूरी तरह विधि सम्मत है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप जैसी गंभीर जानकारी छिपाना सीधे तौर पर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। अदालत के अनुसार यदि यह जानकारी सामने होती तो विवाह के लिए दी गई सहमति स्वतः प्रभावित होती। ऐसे मामलों में विवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने गढ़वा फैमिली कोर्ट के 16 फरवरी 2017 के फैसले को सही ठहराते हुए विवाह को शून्य घोषित करने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष कानून और तथ्यों के अनुरूप हैं, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जामताड़ा में सांड चोरी करते 3 लोगों को ग्रामीणों ने दबोचा, किया पुलिस के हवाले। जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई गांव में सांड चोरी की कोशिश करते हुए ग्रामीणों ने 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर जामताड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिंदु दा और राहुल दा, दोनों सोनबाद निवासी, तथा विश्वेश्वर सोरेन रामपुर निवासी के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार तीनों सांड चोरी कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तभी गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। ग्रामीण मिलन मंडल ने बताया कि पोसोई मोहड़ा
नाराडी सहित आसपास के क्षेत्रों में मवेशी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से मवेशी चोरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पकड़े गए लोगों का कहना है कि वे मवेशियों की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। हालांकि पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ पुलिस ने आरोपी के घर चिपकाया इश्तिहार। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने ढोल बजाकर दी कुर्की की चेतावनी, 3 वारंटी गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काकोड़ बोना में एक आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर इश्तिहार वारंट जारी किया गया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी लुत्फुल शेख के घर काकोड़ बोना पहुंचकर ढोल बजाकर इश्तिहार चिपकाया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने कोर्ट के आदेश को परिजनों को पढ़कर सुनाया। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना कांड संख्या 1/19 से संबंधित है। मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि इश्तिहार को विधिवत रूप से चिपकाया गया है। थाना प्रभारी ने आरोपी लुत्फुल शेख को जल्द से जल्द न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत कराने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर जमानत न लेने पर आगे की कार्रवाई के तहत आरोपी के घर की कुर्की की जाएगी। पुलिस ने दोहराया कि न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। मुफस्सिल थाना पुलिस पूर्व में भी न्यायालय के आदेश पर कई अन्य वारंटियों के घर पर ढोल डुगडुगी बजाकर इश्तिहार चिपका चुकी है। इसके साथ ही पुलिस लगातार वारंटियों को गिरफ्तार भी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति केस निलंबित आईएएस विनय चौबे से एसीबी आज से 4 दिनों तक करेगी पूछताछ। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव और निलंबित आईएएस विनय चौबे से एसीबी की टीम 4 दिनों आज से तक पूछताछ करेगी। यह पूछताछ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते 27 जनवरी को एसीबी ने विनय चौबे को रिमांड पर लिया था। हजारीबाग जेल में बंद विनय चौबे वर्तमान में रिम्स में इलाजरत हैं। वहीं से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 जनवरी को एसीबी की कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने विनय चौबे को आय से अधिक संपत्ति मामले में रिमांड पर लेने के लिए एसीबी को अनुमति दी। बता दें कि बीते 24 नवंबर को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी थाने में विनय चौबे समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर सत्येंद्रनाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, शिपिज की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी के अलावा सहयोगी विनय सिंह और विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को आरोपी बनाया गया है। पैसे के लेन देन में टूटी दोस्ती उधार को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुए युवक हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी। बताया गया है कि 23 जनवरी की शाम रातू थाना क्षेत्र के नया टोली सिमलिया स्थित एक स्कूल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान डेविड के रूप में हुई, जो किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता था। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची द्वारा पुलिस उप अधीक्षक द्वितीय रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अजय लिंडा नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार डेविड ने अपने दोस्त अजय से पैसे उधार लिए थे। पैसों की वापसी को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। 23 जनवरी की शाम दोनों ने साथ में शराब पी। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और अजय ने डेविड की हत्या कर दी। रांची में इंसानियत शर्मसार 10 साल की बच्ची को रात के अंधेरे में छोड़ भाग गए मां बाप। झारखंड की राजधानी रांची में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। देर रात माता पिता ने अपने ही 10 साल की मासूम बच्ची को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रिनपास के बाहर छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये घटना न सिर्फ समाज को झकझोर देने वाली है, बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 11 बजे की है, जब बच्ची के माता पिता उसे रिनपास अस्पताल के मुख्य परिसर के पास छोड़कर चले गए। बच्ची काफी डरी सहमी हालत में मिली। आसपास मौजूद लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई। मामले की सूचना मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तेजी से पहल की। निर्देश पर डालसा सचिव राकेश रोशन ने 29 जनवरी को खुद इस मामले में हस्तक्षेप किया था। पीएलवी भारती शाहदेव ने फोन पर डालसा सचिव को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। बाबा ग्रुप से जुड़े व्यापारियों के ठिकानों से नकदी व कीमती शराब की बोतलें बरामद। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा रांची द्वारा जारी छापेमारी के दौरान बाबा ग्रुप से जुड़े व्यापारियों के ठिकानों से नकदी और शराब की बोतलें मिली हैं। गया स्थित एक आढ़तिया के ठिकानों से कीमती शराब की बोतलें जब्त की गई। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने 29 जनवरी को बाबा एग्रो, बाबा फूड प्रोसेसिंग के अलावा चावल के आढ़तिया के कुल 45 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, तो आज दूसरे दिन भी जारी है।
दूसरे दिन जारी छापेमारी के दौरान चावल व्यापारियों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी और कच्चे व्यापार से जुड़े लेन देन से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। नकदी की गिनती के लिए बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया है। छापेमारी के दूसरे दिन गया स्थित एक आढ़तिया के ठिकाने से भी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। बिहार में शराब पर प्रतिबंध होने के बावजूद चावल व्यापारियों के ठिकानों से शराब की बोतलें मिलने पर आयकर के अधिकारी उलझन में हैं। नगर निगम चुनाव पहले दिन फॉर्म लेने वालों की भीड़, किसी ने नहीं भरा नामांकन। नगर निगम चुनाव को लेकर गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले ही दिन रांची समाहरणालय और बूंडू अनुमंडल कार्यालय में सुबह से ही संभावित उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की चहल पहल देखने को मिली। हालांकि पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म लेने वालों की संख्या काफी अच्छी रही। रांची नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद के लिए कुल 6 नॉमिनेशन फॉर्म बेचे गए। वहीं 53 वार्डों के पार्षद पद के लिए कुल 211 फॉर्म की बिक्री हुई। वार्डों के लिहाज से सबसे अधिक फॉर्म वार्ड संख्या 34 में बिके, जहां कुल 14 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे गए। इसके अलावा वार्ड 31 में 8 और वार्ड 4 और 46 में 7-7 नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे गए। वहीं वार्ड 24, 25 और 50 में भी अच्छी संख्या में फॉर्म बिके। हालांकि वार्ड 17 और वार्ड 19 में एक भी नॉमिनेशन फॉर्म नहीं बिक सका। 72 दिनों से लापता युवक का कुएं में मिला शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पिछले 72 दिनों से लापता युवक दरशील बर्णवाल उर्फ सोनू का शव बरामद किया गया है। पिपराडी रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित एक कुएं से युवक का शव पूरी तरह सड़ी गली अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम और तकनीकी शाखा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद परिजनों ने मृतक के कपड़ों और मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान की। जानकारी के मुताबिक दरशील की शादी तय हो चुकी थी और विवाह के महज 10 दिन पहले 19 नवंबर को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। लापता होने के बाद से ही परिवार उसकी तलाश में जुटा था, लेकिन गुरुवार की शाम इस दर्दनाक अंत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जमशेदपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, वृद्धा की जिंदा जलकर मौत। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूबासा में बुधवार की देर रात एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। भालूबासा जोबा मंदिर के पास स्थित इस घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में घर के भीतर सो रही 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला शोभा मुखर्जी की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि छत पर पिंजड़े में कैद एक पालतू तोता भी खुद को नहीं बचा सका और उसकी भी झुलसने से मौत हो गई। घटना देर रात करीब 2 से 3:30 बजे के बीच की है। मृतका की बेटी शोभना मुखर्जी ने बताया कि वह और उनका बेटा बगल के कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी मां दूसरे कमरे में अकेली थी। रात में जब जलने की गंध और मां की चीखें सुनाई दी तो वे तुरंत उठी, लेकिन तब तक मां का कमरा आग के गोले में तब्दील हो चुका था। स्थानीय लोगों ने बाल्टी और पाइप की मदद से आग बुझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि कोई भी कमरे के भीतर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सुबह जब आग पूरी तरह शांत हुई तो घर के अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। बिस्तर पर बुजुर्ग महिला का शव पड़ा था और पास ही बेजुबान तोते का पिंजड़ा। मृतका शोभा मुखर्जी के पति NML के पूर्व कर्मचारी थे। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर है। बोकारो में मिली अज्ञात महिला की लाश। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के पास झाड़ियों में पड़ा था शव, पत्थर से सिर कुचलने के मिले निशान। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के पास झाड़ियों में एक अधेड़ उम्र की अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी उस समय मिली जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने झाड़ियों में शव पड़ा देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सेक्टर 6 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में महिला के सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। शव की स्थिति और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका और गहरी हो गई है। अब तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि महिला के पहनावे और रहन सहन से अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किसी ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि पहचान होने के बाद ही संभव हो पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना की एयरपोर्ट पर अचानक कैप्टन कूल से मुलाकात, तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें। कल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अचानक महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हो गई। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि यह मुलाकात एक सुखद अवसर रहा। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन ने इस मौके की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिससे झारखंड वासियों और क्रिकेट प्रेमियों में
उत्साह का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि माही से अचानक मुलाकात हुई। उन्होंने इस मुलाकात की फोटो भी साझा की है, जिसमें धोनी के साथ उनकी बातचीत और मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। वहीं कल्पना सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि हेमंत जी के साथ झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात हुई। इस फोटो और पोस्ट का सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। सोना चांदी के दाम लगातार बढ़ने के बाद गिरे। गोल्ड एक दिन में 6,865 रुपए और चांदी 22,825 रुपए सस्ती हुई। वजह मुनाफा वसूली। चांदी सोने के दाम में लगातार 4 दिन ऑल टाइम हाई पर रहने के बाद आज 30 जनवरी को बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह मार्केट में मुनाफा वसूली है। सोना एक दिन में 6,865 रुपए और चांदी 22,825 रुपए सस्ती हुई है। इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,68,475 रुपए पर आ चुका है। इससे पहले गुरुवार को सोने का भाव 1,75,340 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,57,163 रुपए किलो पर आ चुकी है। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 3,79,988 रुपए प्रति किलो थी। झारखंड में अवैध हथियारों की बड़ी मंडी, हर माह दर्ज हो रहे 50 मामले। झारखंड में अवैध हथियारों का जाल तेजी से फैल रहा है। राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड के कई जिलों में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री और बरामदगी से संबंधित औसतन 50 मामले हर महीने दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं बीते 23 महीने में राज्य के अलग अलग जिलों में 1,155 हथियार बरामदगी से संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के कई जिले, खासकर रांची, गिरिडीह और धनबाद में अवैध हथियारों की तस्करी और निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि झारखंड में बिकने वाले अधिकांश अवैध हथियार बिहार के मुंगेर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी व कानपुर से लाए जा रहे हैं। हाल ही में रांची पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों की तस्वीरें भेजकर ग्राहकों से डील करता था। राज्य के कई जिलों में, खासकर रांची, गिरिडीह और धनबाद में अवैध हथियारों की तस्करी और निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि झारखंड में बिकने वाले ज्यादातर अवैध हथियार बिहार के मुंगेर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी व कानपुर से लाए जा रहे हैं। साइबर अपराध पर पुलिस की सख्ती, गांव में चला जागरूकता अभियान। सारठ थाना क्षेत्र के साइबर अपराध से प्रभावित गांव लकड़ा खोंदा में गुरुवार को पुलिस ने विशेष पेट्रोलिंग सह जागरूकता अभियान चलाया है। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी दीपक शाह ने किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने गांव में पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधी बातचीत की है और साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए हैं। ग्रामीणों को अनजान कॉल, फर्जी लिंक, ओटीपी साझा करने और लालच भरे ऑनलाइन ऑफर से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ठगी की सूचना तुरंत थाना को संबंधित हेल्पलाइन नंबर पर दें।